गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। कल जिस तरह लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी इस लेख से संबंधित, और हमारे लिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है और शुक्रगुजार हूँ। इससे क्या होता है, जो सामने वाला है, जैसे मैं हूँ, मेरा जो है कि होता है ना, एक मैं भी मोटिवेट होता हूँ आप लोगों के सहारे, क्योंकि जिस तरह से आप लेख के द्वारा आप लोग बोलते हैं मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, इससे मनोबल बढ़ता है सामने वाले का। तो चलते हैं सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ जिनमें क्षमता और कुवत होती है कि आपको मोटिवेट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए लिखा, साहित्य में विचार और भाव दोनों का समावेश होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस तरह सोच रहे हैं कि साहित्य में मात्र आइडियोलॉजी होता है, फीलिंग्स नहीं होते हैं, तो आप गलत हैं। यदि इन एक की कमी हो जाए साहित्य में तो दोस्तों फिर वो साहित्य नहीं रहेगा, फिर तो वो राजनीति होने लगेगी, जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है। विचार रहेंगे पर नो फीलिंग्स, यदि फीलिंग्स रहेंगी तो आइडियोलॉजी नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ चल रही है। अगर फीलिंग्स भी रहेंगी तो दोस्तों एक तरह से सिंपैथी गेन कभी कभार होता है ना राजनीति में। सिंपैथी गेन के चक्कर में जैसे उनका कैंडिडेट अगर मतलब ऐसा कुछ आशंका जताया जाता है कि हार सकता है, मैं भी, तो क्या करेंगे, अपने ही लोगों के द्वारा अपने ऊपर गोली चला लेंगे, जिससे सिंपैथी में फीलिंग्स लोग उन्हें नेता बना देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। इन दोनों का जब तक भाव नहीं होगा स्पष्ट क्लियर, तब तक वो साहित्य नहीं हो सकता। अब उसके बाद चलते हैं, छोटे उद्योगों को चाहिए बड़ी राहत। तो कोरोना की वजह से दोस्तों जिस तरह पूरे देश में कारोबार बंद करना पड़ा, तमाम तरह के जो कारोबार थे, उससे पहले भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। उसके बाद जैसे ही कोरोना काल आया, सारे काम ठप होने की वजह से दोस्तों वो पूरी तरह से धराशायी हो गए। और कुछ जो छोटे उद्योग हैं वो जो चल रहे हैं धीरे धीरे, तो उन्हें क्या है ना, एक विशेष स्पेशल पैकेज प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। और वो ज़रूरत की चीज़ें या तो राज्य सरकार दे या तो केंद्र सरकार दे। राज्य सरकारें भी देख सकते हैं आप, अपना अपना हाथ खड़ा कर लिया और पूरी तरह से जो निर्भर है केंद्र सरकार के ऊपर हो गई हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या इन्हें राहत दिया जाए कि जिससे पटरी पर आ जाएं या फिर चलने लगे। हम फिलहाल अभी दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चल सकती हैं, अन्यथा दोस्तों देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी आने वाली है। अभी तो कोरोना से लोग मर रहे हैं ना, इस कोरोना की वजह से वो समस्याएं हमारे देश में खड़ी होने वाली हैं कि लोग भूख से मरेंगे। ठीक है, यदि जो लोग ग्रामीण इलाके से ताल्लुकात रखते हैं, जिनके पास खेती होती हो या फिर ऐसी भूमि हो, तो वहाँ पर आप फल सब्जियाँ जो दैनिक चीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, मिर्च हुआ, पालक हुआ, मूली हुआ, ये सारी चीज़ों को आप लगा दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो निर्भरता आपके खेत पर रहे। ठीक है, कम से कम कुछ पैसा बचेगा तो भविष्य में काम देगा, ये बात आप याद रखिएगा। तमाम तरह की सब्जियों को आप उगा सकते हैं घर पे ही, और उसे आप करिएगा। इससे क्या है, जो आपका परिवार में थोड़ा सा कुछ तो सहयोग मदद करेंगे आप। मैं तो भैया इसे करके भी आ रहा हूँ, इसीलिए आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। कुछ सब्जियाँ थी जो मैं लाया था मार्केट से, सब लगा के मैं अभी आ रहा हूँ, इसलिए आज बहुत लेट हो गया। एकदम ऑर्गेनिक खाइए ना, अच्छे से खाद उद डालिए उसमें जो ऑर्गेनिक हो, उसके बाद उसमें बीज लगाइए। चलते हैं अब आगे। ये देखिए लिखा, सॉरी, इस लेख को लिखे हैं मुकेश मोहन गुप्त जी ने। यहाँ पे लिखा है, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रमों यानी MSME भले ही आकार में छोटे हों, लेकिन देश की तरक्की में उनकी बड़ी अहमियत है। देश वे आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के लिए सबसे बड़े संवाहक हैं। मौजूदा कोरोना संकट का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव भी उन पर ही पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उनके पास बड़ी कंपनियां जितने संसाधन नहीं हैं, क्योंकि मांग में लगातार गिरावट जारी है और हाल फिलहाल सुधार के आसार नहीं दिखते। इसलिए इन उद्यमियों के लिए कर्ज की अदायगी से लेकर कर्मचारियों को वेतन देने जैसी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी मुश्किल होगा। तो एक चीज़ आपको बता दें, यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार लोगों के बीच में इम्पीचमेंट करती, तुष्टिकरण का मतलब होता है दोस्तों पक्षपात होता है, किसी एक ही समुदाय, एक ही विशेष लोगों को कोई राहत की सामग्री देना या सुविधाएं देना, वो होता है तुष्टिकरण, जिसे आप इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इस लेख में जो भी हमने पढ़ा उसका ये मतलब है कि सरकार ये ना देखे कि ये छोटे मझोले जो कारोबार हैं इन पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है पैसे लगाने की। दोस्तों ये जो छोटे मझोले हैं ना, इनसे जो ग्रामीण इलाके हैं और कुछ जो थोड़े से ग्रामीणों से ऊपर हैं, शहरों में तब्दील हो रहे हैं, शहर नहीं बने हैं पर एक तरह से टाउन कह सकते हैं आप दोस्तों, वहाँ के जो नौजवान हैं
जिस तरह से वहाँ पे रोज़गार के लिए कार्यरत थे और कोरोना की वजह से इस समय बंद है, और इस समय क्या कि वो पूरी तरह से ज़मीन पर बैठ गए हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसको कुछ विशेष पैकेज मुहैया कराए जिससे वो फिर से अपना जीर्णोद्धार कर सकें और लोगों को रोज़गार दे सकें। ये आवश्यकता है सरकारों का, ठीक है। उन समस्याओं का खाका खींचा जाना बेहद आवश्यक है जिनसे एमएसएमई करीब साल भर तक जूझने को मजबूर होंगे। नकदी की किल्लत के कारण छोटे उद्यमियों के समक्ष वेतन, बिजली बिल, किराया, टेलीफोन बिल, ब्याज, कर्ज की मूल किस्त और अन्य अनेकों खर्च के लिए वित्तीय बंदोबस्त की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। लॉकडाउन समाप्ति के कम से कम 3 महीने तक तो ये दुश्वारियां बहुत परेशान करने वाली हैं। आपको पता है कि जो छोटे लोग हैं, जैसे जो लोग छोटे मोटे उद्योग जिनके पास हैं, यदि वो 4 दिन 5 दिन बंद हो जाता तो बहुत बड़ी स्थिति ख़राब नहीं होती है। पर दोस्तों, किसी प्रकार का कारोबार 2 से 3 महीने बंद हो जाए ना, तो देखिए जब कोई करेगा नहीं तो खाएगा क्या। उसी तरह से जब कंपनियां चलेंगी नहीं तो अपने मज़दूरों को वेतन कैसे देंगी और अपना रिकवरी कैसे करेंगी, क्योंकि तमाम तरह की जो कंपनियां होती हैं वो चैन के माध्यम से होती हैं। जैसे ये इनके पास पेमेंट होगा वो दूसरी कंपनियों को देंगे, जहाँ से वो प्रोडक्टिविटी कच्चा माल लेते हैं उनको देंगे, अपने वर्करों को देंगे, अपनी मशीनरी का जो डिप्रिसिएशन कास्ट होता है उसमें लगाएंगे, बिजली बिल भुगतान है, पानी फलाना ढिकाना, मतलब कंपनी जिनके पास हो उनसे जाके आप पूछिए उनका दर्द। तो दोस्तों, ये जो बहुत बड़ी राशि है, जब कंपनी ही बंद है, जब किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा रहा, तो क्या होगा। तो दिन प्रतिदिन समस्याएं विकराल होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि कंपनियां, जो छोटे मोटे कारोबार हैं, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि जो चैन था अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। तमाम छोटे उद्यमों को इस संकट से भी दो चार होना पड़ सकता है, उनके ऑर्डर निरस्त हो जाएं। छोटे उद्यम, पीएसयू और बड़ी दिग्गज कंपनियों से भुगतान में लेट लतीफ़ी जैसी समस्याएं भी झेलती हैं। आने वाले महीनों में यह समस्या और विकराल हो सकती हैं, क्योंकि इन इकाइयों में काम करने वाले अधिकांश कामगार अपने गांव घर की ओर कूच कर गए हैं। ऐसे में उन्हें सामान्य कामकाज बहाल करने में लंबा समय लग सकता है। इसी तरह ऑर्डर निरस्त होने, श्रम विवादों, कर्ज के मूल और ब्याज की अदायगी न होने जैसे तमाम कारणों के चलते मुकदमों की भी बाढ़ आ सकती है। मुश्किलों के ऐसे भंवर में फंसे एमएसएमई को उबारने में बैंक और एनबीएफसी भी हिचक दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार से अपेक्षाएं बढ़ाना स्वाभाविक है। भारत सरकार को कई मोर्चों पर सक्रियता के साथ कदम उठाने होंगे। तो यदि जो छोटे छोटे उद्यमी अगर वो सोचते हैं कि हम जो है कि पूरी तरह से निर्भर बैंकों के ऊपर हो जाएं, तो बैंक वो चीज़ नहीं कर पाएगी। बैंक की स्थिति खुद डाउन है। जो एनपीए उसका जिसे आप कहते हैं नॉन प्रॉफिट एसेट, वो पूरी तरह से भी उसकी धराशायी हो गई है। सरकार के द्वारा बार बार छूट देने के बाद भी वो अपनी रिकवरी नहीं कर पा रही है, जिससे उसकी भी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से संकट में आ खड़ी हुई है। और एनपीए की वजह से ही दोस्तों हमारे देश में तमाम तरह की बैंकों को पहले भी बंद कर दिया गया है और कई बैंकों को विलय कर दिया गया है अन्य बैंकों में। तो ऐसे अगर छोटे मोटे जो उद्योग हैं अगर बैंकों से कर्ज भी लेते हैं तो उसका जो ब्याज होगा वही नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि वो पिछले ब्याज से भी पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। बिजली बिल है तो उससे दबे हुए हैं, उनके मज़दूर हैं जिनका वेतन भुगतान करना है। तो ये तरह की जो समस्याएं हैं उसके निजात के लिए सबसे पहली प्राथमिकता सरकार को देना चाहिए, कुछ चीज़ों में छूट देना चाहिए। देखिए अभी आवश्यकता है, मैं मानता हूँ कि अभी ये जो वैश्विक मंदी है दोस्तों, तो जितने भी देश हैं वो अपने अपने देश के उन लोगों को जिनकी विशेष प्राथमिकताएं हैं या फिर विशेष जिम्मेदारियां हैं लोगों को रोज़गार देने की, देश में संतुलन पैदा करने की, चाहे वो किसी प्रकार का हो, तो उन्हें विशेष पैकेज दिया जाना आवश्यक है। यदि उन्हें विशेष पैकेज नहीं दिया जाएगा तो खड़े नहीं हो पाएंगे। खड़े ना होने की वजह से देश में रोज़गार कहाँ मिलेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। जो अभी आप खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, वो सारी चीज़ें सप्लाई बंद हो जाएंगी। ऐसा ना हो इसलिए सरकार को ये गांठ बांध लेनी चाहिए। जैसे कि इंसॉल्वेंसी इंग्लिश शब्द मतलब दिवालिया होता है, एंड बैंक्रप्सी कोड संहिता 2016 यानी आईबीसी के तहत ऋणदाताओं द्वारा एमएसएमई को उचित रियायत दी जाए ताकि उन्हें संपदा बिक्री में बेहतर हिस्सा मिल सके। उनके खिलाफ आईबीसी में मामला भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में अभी तक समाधान नहीं निकल सका है और अंततः वे संपदा बिक्री की ओर ही बढ़ रहे हैं। 1 लाख या उससे अधिक के डिफ़ॉल्ट के मामलों में एमएसएमई को
इस संहिता के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि हालिया अधिसूचना से पहले 100 लाख तक के मामले में था। एमएसएमई से जुड़े मामलों में त्वरित फैसलों के लिए सरकार को अलग ट्रिब्यूनल्स गठित करने चाहिए। सराफेसी एक्ट को भी 1 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। ये कहने का मतलब है जो तमाम तरह के जो कानून बनाए गए हैं कंपनी और कारोबार से रिलेटेड, कि आप इतना जो है कि कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों में कुछ छूट देनी पड़ेगी कि जैसे तैसे वो अपने आप को वहाँ पर उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दें जो पहले थे। अन्यथा दोस्तों देश में बहुत तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान दिए गए वेतन और मजदूरी के 50% हिस्से को कैरी फॉरवर्ड प्रावधान के साथ आयकर में छूट दी जानी चाहिए, या फिर उसका भुगतान ईएसआईसी सरकार द्वारा किया जाए। बिजली के मामले में भी किसी सूरत में कनेक्शन न काटा जाए। सोचिए कि मैं मानता हूँ कि 3 महीने से जिस तरह से कारोबार पूरी तरह से ठप है, और जो बड़े बड़े कारोबार उद्योग हैं दोस्तों ने, उनका जो बिजली बिल आता है, आपके जो परिवार में है उस तरह बिजली बिल नहीं आता 3000, 2000, 5000, उनका बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि पूरी तरह से जो निर्भर हैं वो बिजली से ही हैं। तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनियां बिजली से ही चलती हैं, तो वहाँ लाखों में उनका जो है बिजली का बिल आता है। तो इस तरह में क्या है कि जो बिजली डिपार्टमेंट है उन्हें भी कह दिया जाए कि उन्हें रियायत दी जाए, किसी भी असुविधा में उनकी जो है कि कनेक्शन ना काटा जाए। ठीक है, इसके साथ ही भुगतान परिदृश्य के आधार पर ही एमएसएमई को उनका जीएसटी बाकायदा करने की अनुमति दी जाए। चूँकि एमएसएमई की समस्याएं इतनी व्यापक हैं कि केवल सरकार के भरोसे ही उनका समाधान संभव नहीं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान की भी अहम भूमिका है। एमएसएमई ने किसी न किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से मियादी कर्ज लिया होता है। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए लॉकडाउन हटाए जाने के 6 महीने तक इनकी किस्तों की मियाद नए सिरे से तय की जाए। इन मियादी कर्जों के 3 वर्ष में पुनर्भुगतान के प्रावधान के साथ कि उसमें 6 महीनों की स्थगन अवधि की भी गुंजाइश हो। आप पढ़े होंगे पेपर में जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के माध्यम से तमाम तरह की यहाँ के जो छोटे मध्यम उद्योग कारोबारी हैं उनको तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं, और तमाम तरह की चीज़ों में संशोधन किया गया है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने किया, तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं लैंड एक्विजिशन से संबंधित मतलब हरियाणा जैसा राज्य वो सोच रहा है कि जो भी बाहर की कंपनियां हैं जो चाइना जैसे देश से पलायन हो रही हैं कोरोना की वजह से, तो वो किस तरह से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है उन बाहरी कंपनियों को, जिस वजह से दोस्तों उसकी स्थिति अच्छी हो। क्योंकि जब ये कंपनियां आपके राज्यों में आएंगी, अगर बाहरी कंपनियां आएंगी इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो एक विशेष पैकेज भी उस सरकार को देती हैं राज्य को। उसके बाद वहाँ पे जब कंपनी लगाएंगी तो आप ही के राज्य के लोग वहाँ पे रोज़गार के लिए आवेदन करेंगे, रोज़गार पाएंगे। रिजर्व बैंक को लॉकडाउन के दौरान सभी कर्जों पर ब्याज माफ़ कर देना चाहिए। सभी एमएसएमई को एक बार पुनः कर्ज पुनर्गठन का मौका मिले, जिसमें एनपीए खातों को भी शामिल किया जाए। पुनर्गठन के बाद सभी एमएसएमई को स्टैंडर्ड्स रूप में वर्गीकृत करें। विलफुल डिफ़ॉल्टरों को इस योजना से अलग रखा जा सकता है। ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर जो जानबूझकर दोस्तों डिफ़ॉल्टिंग का काम करते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं या पैसा नहीं देते हैं, उनको इन चीज़ से अलग रखा जाए। उनकी बात ये नहीं हो रही है। जिनकी स्थिति पहले से अच्छी थी, जो उस समय संचालित हो रहे थे, पटरी पे थे, पर कोरोना की वजह से सारी समस्याएं आ खड़ी हुई हैं, उनको विशेष प्रावधान देने की आवश्यकता है, न कि डिफ़ॉल्टरों को। कार्यशील पूंजी के लिए आकलन अवधि का पैमाना 90 दिनों के बजाय 270 दिन किया जाना चाहिए। बाहरी क्रेडिट रेटिंग सिबिल की आवश्यकता को भी अगले 2 वर्षों के लिए खत्म कर देना चाहिए। मौजूदा इकाइयों के लिए अतिरिक्त तदर्थ कार्यशील में पूंजी में 25% की बढ़ोतरी की जाए। आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए को चाहिए कि वे बैंकों से एमएसएमई के लिए एक साझा राहत योजना तैयार करने के लिए कहें। चूँकि कोरोना के कहर के चलते इतनी दिक्कतें अचानक से आ गई हैं कि भुगतान के मोर्चे पर समस्याएं भी आएंगी। ऐसे में समय रहते उनके समाधान पर विचार किया जाए। इस स्थिति में पीएसयू और सभी सरकारी विभागों द्वारा एमएसएमई के बकाये का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। यदि लॉकडाउन से पहले किसी ऑर्डर के मामले में आदेश एमएसएमई के पक्ष में आया हो तो उनके खिलाफ अपील की अनुमति न दी जाए। अपने सभी आपूर्तिकर्ता एमएसएमई के लिए
PSU सरकारी विभागों द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाना चाहिए। उचित खरीदारों के साथ MSME के लिए सभी लेन देन केवल TREDS के जरिए होना चाहिए। संकट के दौर में हम सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम सुविधा परिषदों यानी MSEFC को भी सशक्त बनाना होगा। प्रत्येक जिले में इसकी एक शाखा गठित की जाए जिनकी सुनवाई के लिए राज्य स्तर पर अपीलिया इकाई बने। इसमें सभी MSME को शामिल किया जाए। ऑनलाइन कॉज लिस्ट और आदेश MSEFC की एक साझा वेबसाइट उपलब्ध होनी चाहिए। इसके फैसलों को राजस्व वसूली अधिनियम के तहत प्रवर्तित किया जाना चाहिए। निश्चित ही कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजा संकट का एक बहुत बड़ी आपदा है, फिर भी विश्वास है कि हम भारतीय इस आपदा को एक अवसर बनाएंगे। MME मंत्री नितिन गडकरी ने भी बार बार इस संकल्प को दोहराया है। सस्ते श्रम, युवा पीढ़ी और नई कंपनियों के लिए कर की न्यूनतम दर जैसे कई आकर्षक पहलू इस दौर में भारत को आकर्षक बनाते हैं। वहीं अमेरिका और चीन के बीच तनातनी भी भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, इस लेख का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो लेखक हैं उनका जो सुझाव है, जो सरकार से एक कह सकते हैं गुहार है, वो ये देना चाहते हैं कि छोटे उद्योगों को चाहिए बड़ी राहत। जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो कोरोना की वजह से जो पिछले 2.5 महीने से यहाँ पे लॉकडाउन लगा भारत जैसे देश में, तो पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, पूरी तरह से बंद हो गए हैं, वित्तीय संकटों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या चाहिए, जब तक उन्हें आप विशेष पैकेज मुहैया नहीं कराएंगे तब तक वो उस पटरी पे नहीं आ पाएंगे। यदि वो पटरी पे नहीं आएंगे तो रोज़गार की कमी होगी, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होंगी और भारत जैसा देश भुखमरी की तरफ अग्रसर होगा। तो इस तरह की कमियां ना आए दोस्तों, सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और इस लेख से आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, या फिर आप किसी प्रकार का हमारे लिए अप्रिसिएशन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और नमस्कार, धन्यवाद।